हम जिस रियलिटी का जिक्र कई महीनों से कर रहे थे उसका रिजल्ट हमारी आंखों के सामने है। वॉशिंगटन पोस्ट की ये माइंड ब्लोइंग रिपोर्ट जिसमें उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया कि किस तरह ईरान ने यूएस की मिडिल ईस्ट में बेसिस को तबाह बर्बाद कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस रिपोर्ट को और एनालाइज करेंगे कि क्या ईरान ने यहां अमेरिका को वाकई शिकस्त दे दी है। हम देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को स्टार्ट करने के 40 घंटे बाद ही उसको पॉज क्यों कर दिया है। क्या नई हकीकतें सामने आई हैं जिन्होंने होश उड़ाकर रख दिया है। और हम ये भी देखेंगे कि इन डेवलपमेंट्स की वजह से मिडिल ईस्ट अब कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा और मिडिल ईस्ट की इक्वेशंस चेंज होने जा रही हैं इस जंग की वजह से। तो आइए देखते हैं वॉशिंगटन पोस्ट की ये शॉकिंग रिपोर्ट जिसमें सुपर पावर अमेरिका बादर एक्सपोज होकर रह गया है, लेकिन उससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स। तो ये हम सब के लिए हैरान कुन था कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान करके उसको 40 घंटे बाद कहा कि मैं इसको पॉज करने जा रहा हूं और उसमें उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान को क्रेडिट दिया, जिसका पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने शुक्रिया भी अदा किया कि हमारे कहने पर, हमारी रिक्वेस्ट पर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। और इस वीडियो में हमने देख लिया था कि ये ऑपरेशन इनके लिए आसान नहीं होने वाला। ये हमने क्लियर इसकी सारी पॉसिबिलिटीज बता दी थी कि अमेरिका के लिए तकरीबन नामुमकिन है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान की मिलिट्री की पोजीशन है, उनकी फास्ट बोट्स और ईरान का कंट्रोल यहां कोई रिसेंटली कुछ 40-50 साल पहले स्टैब्लिश नहीं हुआ। ईरान के मुताबिक हम सदियों से यहां पर हुकूमत कर रहे हैं और हमने सुपर पावर से लड़ाई की हुई है इस एरिया के कब्जे को छुड़वाने के लिए। तो अमेरिका कौन होता है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये ट्वीट की तो इसका मजाक उड़ाया ईरानियन डिप्लोमेट्स ने। ईरान के जो पाकिस्तान में एम्बेसडर हैं उन्होंने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि वंस बीटन ट्वाइस शाय, यानी उनके कहने का यही मतलब था कि एक दफा मार खाने के बाद दोबारा इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही हमसे पंगा लेने की। और इसके अलावा ईरान की पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं गालिबाफ, उन्होंने क्या ट्वीट की, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो फेल्ड, नाउ बैक टू रूटीन विद ऑपरेशन फॉक्शियस। लेकिन जहां डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को पॉज करने का ऐलान किया, वहीं उन्होंने कहा कि ईरान की ब्लॉकेड हम जारी रखेंगे और हम एक डील की जानिब बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रेट प्रोग्रेस हैज बीन मेड टुवर्ड अ कंप्लीट एंड फाइनल एग्रीमेंट विद ईरान, वी हैव म्यूचुअली एग्रीड दैट। और इस पोटेंशियल के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि एक 1 पेज मेमो है जिस पर दोनों पार्टी साइन करेंगी, जिससे इस जंग का कंप्लीट खात्मा हो जाएगा। और इसमें क्या इश्यूज डिस्कस किए गए हैं ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आते हैं प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ, जो कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और इसमें कुछ मजीद हकाइक सामने आ रहे हैं। और इसमें जो सबसे शॉकिंग फैक्ट हमने देखा है कि सऊदी अरब और कुवैत ने यूएस के इस मिलिट्री ऑपरेशन को रोकने में अपना किरदार अदा किया है। जी हां, सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिकन को कह दिया कि अब हम आपको अपनी फैसिलिटीज इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकते इस मौके पर, इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में टेंशंस को बढ़ाने की जो आपने खुद ही डिसाइड कर लिया है। और इस चीज ने अमेरिकन को रिपोर्टेडली मजबूर किया कि वो प्रोजेक्ट फ्रीडम को हाल्ट कर दें फिलहाल। और प्रोजेक्ट फ्रीडम के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी, उनकी मिलिट्री ने स्टेटमेंट दी और 40 घंटों में उसको इन्होंने हाल्ट कर दिया। और खुद उन्होंने कहा कि जी हम जाएंगे, हमारा पूरा पैकेज होगा, डिफेंसिव लेयर्स होंगी, एक अम्ब्रेला हम बनाएंगे जिसमें हम शिप्स को सेफ पैसेज प्रोवाइड करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकालेंगे, जो कि नहीं हो सका। और इस वीडियो में हमने देखा था कि ईरान की जानिब से कितनी सख्त रेजिस्टेंस उनको मिली थी। और ये डेफिनेटली इसने जंग को ही इनवाइट करना था और यूएस इससे खुद पीछे हटा है। और जिस दिन अमेरिकन पर ईरानियंस फायर कर रहे थे, बजाय इनको रिस्पॉन्ड करने के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे थे कि ईरान जो अभी हम पर फायरिंग वगैरह कर रहा है वो सीज फायर को तोड़ने के थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर रहा। यानी खुद अमेरिकन ने यहां पर जंग को रिज्यूम नहीं किया। अब इसकी क्या रीजन हो सकती है कि सुपर पावर अमेरिका बादर, जो आज से 2 माह पहले पूरी चढ़ाई करने के लिए तैयार था और इजराइल के साथ हमला भी लॉन्च कर दिया था, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा रिट्रीट कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं और हमले की बात करते हुए भी डर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को भी हमने मुतादिद मकामात पर देखा है कि वो कह रहे हैं कि डील हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, सबके मजे होंगे,
होंगे, हम सबको एक गिफ्ट देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जो अंदर से ख्वाहिश नजर आ रही है कि वो डेस्परेटली इस वक्त एक डील चाहते हैं, और उसकी रीजन अब हमें वॉशिंगटन पोस्ट ने बताई है, CNN ने बताई है। ये अमेरिका के टॉप जरीदे हैं, और ये वो जरीदे हैं जहां पर हमें यूएस का स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने में मदद मिलती है। यानी इनके स्ट्रेटेजिक थिंकर्स इन जरीदों के जरिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो वहां पर हम क्या देख रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट की एक डैमिंग रिपोर्ट जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान ने वो हाल किया है हमारी मिडल ईस्ट में बेसिस का कि वो काफी हद तक नकारा हो चुकी हैं। और ये हम आपको बहुत पहले से बता रहे थे। हम बता रहे थे ईरान की पावर, ईरान के दोस्त, ईरान की सैटेलाइट बेस्ड इंफॉर्मेशन और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। और ये रिपोर्ट हमें क्या बताती है कि इन मिलिट्री बेसिस के अंदर 228 स्ट्रक्चर्स को तबाह बर्बाद किया गया है पिन पॉइंट स्ट्राइक्स के जरिए। और इसमें यूएस के डिफेंस ऑफिशियल्स का जो इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू लिया है वो हैरान है कि ईरान ने इतनी एक्यूरेट स्ट्राइक्स क्यों की हैं। मतलब किसी खाली जगह पर नहीं मारा मिसाइल। ये जो हमने भारत के हमलों में देखा था, जब भारत ने पाकिस्तानी बेसिस पर स्ट्राइक्स की थी तो बहुत सी खाली जगहों पर भी लगी थी, बिल्कुल एक रैंडम अटैक्स थे। तो यहाँ पर यूएस के जो मिलिट्री प्लानर्स हैं वो हैरान है कि कोई भी रैंडम स्ट्राइक नहीं की, किसी खाली जगह पर गड़ा नहीं पड़ा। 228 स्ट्रक्चर्स जो तबाह हुए हैं ये सारी पिन पॉइंट स्ट्राइक्स थी। किसी स्कूल वगैरह को निशाना नहीं बनाया ईरान ने, जिसमें इन्होंने इन मिलिट्री बेसिस के हैंगर्स, बैरक्स, फ्यूल डिपोज, एयरक्राफ्ट्स, की रेडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और एयर डिफेंस इक्विपमेंट को तबाह बर्बाद किया है। और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि इससे पहले ये तबाही रिपोर्ट नहीं हुई। यानी जो भी रिपोर्ट होता रहा है वो बहुत हद तक अंडर रिपोर्ट होता रहा है। इतना नुकसान अमेरिकन्स ने अपना एक्सपोज नहीं किया पहले। लेकिन अमेरिका में एक स्ट्रक्चर का हमें पता है, कोई भी चीज़ होती है तो वो किसी हद तक बाहर आ ही जाती है। हो सकता है इससे ज़्यादा नुकसान हुआ हो। और उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस दिखाई हैं, 100 से ज़ायद सैटेलाइट इमेजेस इन्होंने रिलीज़ की हैं, जिससे पता चलता है कि कितना शदीद नुकसान हुआ है। और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, जिससे पता चलता है कि ईरान के पास कितनी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस थी, कितनी परफेक्ट सैटेलाइट इंफॉर्मेशन थी। और ये भी हम देखते रहे हैं कि रशिया और चाइना की भरपूर सपोर्ट इनको हासिल थी, उनका डिफेंस इक्विपमेंट हो चाहे टेक्नोलॉजी हो। और ये रिपोर्ट ये भी बताती है, जो कि हम कई वीडियोस में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कि इन हमलों की वजह से ये बेसिस बड़ी हद तक नकारा हो गई और इन बेसिस को यूएस मिलिट्री को छोड़ना पड़ा क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो चुकी थी। एक तो ये एक्सपोज थी और इनके अंदर वो प्रॉपर इक्विपमेंट ही नहीं रहा था जो इसको सस्टेन कर सके। और इन बेसिस के जो कमांडर्स थे वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए थे ईरानियन स्ट्राइक से बचने के लिए। और ये भी हमने देखा था कि ईरान ने दुबई के कुछ होटल्स वगैरह पर क्यों टारगेट किए थे, क्योंकि ईरान का ये मौकफ था कि यहाँ पर ये छुपे हुए हैं CIA और मोसाद वाले। और ये रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि जो अमेरिकन एनालिस्ट थे उन्होंने ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उनको अंडर एस्टिमेट किया है और अपने बहुत से मिलिट्री एसेट्स को अनप्रोटेक्टेड छोड़ दिया। द इरानियन अटैक्स वर प्रिसाइज, देयर आर नो रैंडम क्रेटर्स इंडिकेटिंग मिसेस। ये इनके एक रिटायर्ड मैरीन कोर के कर्नल कह रहे हैं कि कोई भी रैंडम हमला नहीं था। और इस रिपोर्ट के मुताबिक मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका की टोटल 16 बेसिस को निशाना बनाया गया है, जिसमें कुवैत, बहरीन, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक हैं, लीविंग मैनी ऑफ देम अनयूजेबल। बहुत सी अब इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रही। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस एट US बेसिस। एक एक्सपर्ट ने CNN से बातचीत करते हुए कहा, और उन्होंने कहा कि दीज वर फास्ट एंड प्रिसाइज स्ट्राइक्स यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। यहाँ अमेरिका को टेक्नोलॉजिकली भी ईरान से शिकस्त हुई है मॉडर्न वॉरफेयर में, और 50 अरब डॉलर के करीब ओवरऑल नुकसान हुआ है। और ये भी हमने देखा है कि इनकी जो मिसाइल कैपेसिटी है, जो इंटरसेप्टर्स की कैपेबिलिटी है, वो कितनी हद तक कंज्यूम हुई है। और इसलिए यहाँ पर जंग को रोकना खुद अमेरिका के मफाद में था। और ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि ईरान ने यहाँ पिन पॉइंट करके US के मिलिट्री रेडार सिस्टम्स को निशाना बनाया है, जिनकी वजह से मिसाइल इंटरसेप्टर्स की कैपेबिलिटी बड़ी हद तक खत्म हो गई। और इनके रेडार सिस्टम्स की तबाही की वजह से इजराइल और अमेरिका दोनों को प्रॉब्लम्स हुई इंटरसेप्शन में। ये रिपोर्ट बताती है कि एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन साइट को अल उदैद एयरबेस कतर में निशाना बनाया गया। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस इक्विपमेंट को बहरीन और कुवैत में निशाना बनाया गया। बहरीन की नेवल सपोर्ट फैसिलिटी पर एक सैटेलाइट डिश को तबाह किया गया, जो कि इस रीजन में US की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर्स थी। US की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स के रेडार्स को ही उड़ा दिया इन्होंने, जिससे US की कैपेबिलिटीज को बड़ी हद तक इन्होंने डेंट किया है, नकारा बना दिया। यानी यहाँ पर US मिलिट्री की आंखें और दिमाग ही उनसे छीन लिया और इनको इफेक्टिवली अंधा कर दिया मैदान जंग में।
रेडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एवॉक्स तैयारों की तबाही और एयर डिफेंस सिस्टम्स की तबाही। और कवैत में मिलिट्री के ज़ेरे इस्तेमाल जो फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी थी उसको भी टारगेट किया गया है। जॉर्डन की जो मुवाफिक साल्ती एयर बेस है वहां पर थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया है और 2 थार्ड के यूनिट्स को यूएई और एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन साइट अल उदैद एयरबेस कतर में उसको टारगेट किया गया है। E-3 सेंट्री कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट और रीफ्यूलिंग टैंकर को प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब में निशाना बनाया गया है। और ये रिपोर्ट खुद कह रही है कि अभी और भी कुछ नुकसानात हैं जिनके बारे में हमारे पास वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन नहीं है। ये वो इंफॉर्मेशन है जो अभी अवेलेबल है और अभी और कितना नुकसान हुआ है वो किसी को नहीं पता। और ये रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त यूएस मिलिट्री की स्ट्रेटजी ये है कि इन बेसिस के करीब भी ना जाया जाए, दूर रहा जाए जब तक मामला सेटल नहीं हो जाते। और हम यही देख रहे हैं। इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि सऊदी अरब और कवैत ने डिनाई कर दिया यूएस बेसिस को कि वो ऑपरेशन फ्रीडम को कंडक्ट कर सके हमारी बेसिस का इस्तेमाल करके, जिसकी वजह से यूएस पीछे हटने पर मजबूर हुआ है। और इस वक्त इनके पास जो एक्टिव असासे हैं वो क्या रह गए हैं, जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जो इनकी वॉरशिप्स समंदरों में मौजूद हैं और वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नहीं, सी ऑफ ओमान में, इंडियन ओशन में वो मौजूद हैं। और डेफिनेटली इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को यूएस इस डेंजर जोन में एंटर नहीं करना चाहता, क्योंकि ईरान अगर उन पर कोई मिसाइल दाग कर तबाह बर्बाद कर देता है तो फिर आप सोचें किस लेवल की ह्यूमिलिएशन होगी। जो बेसिस का नुकसान है वो तो आप किसी हद तक छुपा भी सकते हैं कि किस लेवल का नुकसान हुआ है, अभी भी छुप नहीं रहा। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर अगर हिट होता है तो वो एक बहुत बड़ी जलालत होगी, इसलिए अमेरिका यहाँ करीब भी नहीं फटका। और 5th फ्लीट की बहरीन में जो नेवल सपोर्ट एक्टिविटी थी, ऑफिशियल्स के मुताबिक इनका सारा अमला वापस अमेरिका जा चुका है, फ्लोरिडा में, जहां पर सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है। और अभी इनका कोई प्लान नहीं वापस आने का। तो आप अंदाजा लगाएं किस लेवल का डैमेज दिया ईरान ने इनको। और 2 मजीद एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूएस ऑफिसर्स का मजीद कोई इरादा नहीं कि वापस वो इन बेसिस में जाएं और पूरी तरह से इनको फंक्शनल कर सके जैसे वो पहले थी। वो लार्ज नंबर्स में तो रिटर्न कभी नहीं होने वाले, ये यूएस ऑफिशियल्स कह रहे हैं, यूएस के जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस सारे मामले को समझते हैं। तो आप देखें किस तरह ईरान ने यहाँ अमेरिका को एक मैसिव स्ट्रेटेजिक डिफीट से दोचार किया है, जहां ईरान का अपना नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान ने जहां खुद हमले फेस किए वहां पर इनको एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म नुकसान दे दिया है। मिडिल ईस्ट की इक्वेशंस चेंज करके रख दी हैं। अब जो अरब ममालिक भी हैं वो अपनी जो सिक्योरिटी गारंटीज हैं उनको रीथिंक कर रहे हैं कि अब हमने क्या करना है फ्यूचर में। कभी वो पाकिस्तान से मिल रहे हैं, कोई इजराइल से मिल रहा है, कोई यूक्रेन से मिल रहा है, अब वो नई सिक्योरिटी गारंटीज ढूंढ रहे हैं। और सऊदी अरब तो अब ये भी सोच रहा है कि चाइना के साथ अपने डिफेंस ताउन को बढ़ाया जाए और उनसे ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट बाय किया जाए, क्योंकि पिछले 1 साल में जितनी जंगें हुई हैं उसमें हमने देखा है कि चाइना के इक्विपमेंट को एक एज मिला है और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी मार खा रही है। चाहे पाकिस्तान और इंडिया का केस हो या ईरान और अमेरिका का केस हो। ईरान को किसकी सपोर्ट थी? डेफिनेटली चाइनीज और रशियन टेक्नोलॉजी की, जो उन्होंने स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स किए हुए इनसे। और हम आपको बताते रहते थे कि सच्चे दोस्त मैदान में आ गए हैं और लोग शुरू में कह रहे थे कि किधर है चाइना और रूस। ये रिजल्ट है चाइना और रूस की सपोर्ट का, जिनके बगैर ईरान ये नहीं अचीव कर सकता था। पिन पॉइंट हमले जिसने एक सुपर पावर को पीछे हटने पर मजबूर किया है। ये एक ऐसी शिकस्त है जो याद रखी जाएगी कि पहले तो हम कहते थे ना कि अमेरिका कई सालों बाद हारता है, जैसे वियतनाम में तबाही फैला के 20 साल बाद वो निकला, अफगानिस्तान में 20 साल बाद वो निकला। तो वो एक ऐसी शिकस्त थी जिसमें दूसरे मुल्क का भी कबाड़ा निकल जाता है। यहाँ पर अमेरिकन को 40 दिनों में शिकस्त हुई है और अमेरिकन ये क्लेम करते रहे कि जी हमने एयर सुपीरियोरिटी हासिल कर ली है, हमने इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा दिया है, लीडरशिप को उड़ा दिया है। लेकिन क्या मिला? उसका क्या जवाब मिल रहा था कि ईरान मजीद इन पर हमले कर रहा था। तो ईरान को टैक्टिकल लॉसेस तो हुए हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक लॉस किसको हुआ है? यूएस कैम्प को हुआ है कि जब पूरी इक्वेशंस इनको चेंज करनी पड़ेंगी, पूरी लाइंस को रीड्रॉ करना पड़ेगा कि किसने कहां पर अब जाना है। इनके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब ये वापस लौटने वाले नहीं हैं और ये गल्फ ममालिक भी अब डर गए हैं कि आगे करना क्या है। हमने तो इनसे अरबों के मुआहदे किए थे, अरबों डॉलर्स के, तो उससे हमें क्या मिला? जो हमने स्टेबिलिटी का एक इमेज दिया हुआ था पूरी दुनिया को, उसका क्या करना है? तो इस हवाले से मिडिल ईस्ट आई में एक आर्टिकल आया है जिसकी हेडिंग है द मिथ ऑफ गल्फ एक्सेप्शनलिज्म एंड यूएस प्रोटेक्शन इज ओवर। खत्म। गल्फ की एक्सेप्शनलिज्म और अमेरिका की इनको प्रोटेक्शन, इस दौर का अब खात्मा हो चुका है। और ये किस तरह शुरू हुई थी अमेरिका की प्रेजेंस? कुवैत और इराक की जंग और इससे पहले के जो वाकयात थे वो भी हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। किस तरह अमेरिका यहाँ पर आया था, इनको बहुत सी चीजें, बहुत से लालच दिए गए थे। यहाँ पर अमेरिका ने इनके साथ एक डुअल एग्रीमेंट किया
पेट्रो डॉलर का एग्रीमेंट तो हमें याद है कि सारी जो ऑयल की सेल होगी वो डॉलर्स में होगी। उसके बाद इनकी दोस्ती मजीद इंटेंसिफाई हुई, बीच में इनके एक दो मसले भी हुए 70s में जब अरबों ने ऑयल का ब्लॉकेट लगा दिया। लेकिन उसके बाद 80s में जब इन्होंने सोवियत यूनियन को टक्कर दी, अमेरिका ने सोवियत यूनियन को ख़त्म किया, अमेरिका बहुत पावरफुल पोजीशन में था, तब एक रीन्यूड तरीके से ये गल्फ में आता है अमेरिका और इनको कहता है कि मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा। और 80s के बाद ये भी हुआ था ना, क्योंकि ईरान में इनकलाब आ गया था, तो ईरान के खिलाफ इन्होंने कहा कि हम आपको शील्ड प्रोवाइड करेंगे। कुवैत को कहा कि हम इराक के खिलाफ आपको शील्ड प्रोवाइड करेंगे, और बाकी अरबों को कहा कि ईरान के खिलाफ। तो वो जो 40 साल का एक आर्किटेक्चर था वो अब हम फेल होता हुआ देख रहे हैं। ये एक फैसिनेटिंग स्टोरी है अमेरिकन डिफीट की इस रीजन के अंदर, और ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। 2020 के बाद से ही हमने अपनी जिंदगियों में देखा है अमेरिका की बड़ी बड़ी शिकस्तें, जो पहले इन्होंने अफगानिस्तान में देखी और अब पूरे मिडिल ईस्ट में, जहां ईरान ने इनके 40 साल के आर्किटेक्चर को 40 दिनों में उड़ाकर रख दिया है। और ये वाकई एक माइंड ब्लोइंग स्टोरी है। ये वो स्टोरी है जो आप अपने बच्चों को सुना सकते हैं कि कैसे अमेरिका यहाँ से पसपा हुआ है। और इन्हीं 40 सालों में हमने गल्फ का इकोनॉमिक राइज देखा था, क्योंकि गल्फ को ये यकीन था, ये यूएई वगैरह को, कि अब अमेरिका हमारी प्रोटेक्शन करेगा, जिसमें वो अब फेल हुए 2026 में। और अब ये परेशान है कि हमारा फ्यूचर किसके साथ जुड़ा होगा। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि यूएई इजराइल से हाथ मिला रहा है, सऊदी अरब पाकिस्तान से हाथ मिला रहा है, कतर वगैरह यूक्रेन से हाथ मिला रहे हैं। अब ये रिकंसिडर कर रहे हैं अमेरिका की प्रेजेंस को, क्योंकि ईरान ने क्लियर कह दिया है कि अगर आप अमेरिका को अलाउ करेंगे अपनी बेसिस के वो हमारे खिलाफ हमलों में यूज हों, तो फिर हम आप पर भी हमले करेंगे। इस चीज ने पूरी अरब दुनिया में एक पैनिक क्रिएट करके रख दिया है। सऊदी अरब और कतर अभी सोच रहे हैं कि क्या करना है, इसलिए वो बातचीत पर जोर दे रहे हैं। लेकिन यूएई सीधा सीधा क्या कर रहा है, वो इजराइल के साथ है। और पूरी इस वक्त आप ग्लोबल फोरम्स में देख लें तो वो ईरान को लताड़ रहे हैं। यानी जहां पर हम देखते हैं कि सऊदी थिंकर्स इजराइल को भी बैश करते हैं, कतरी इजराइल के किरदार पर बड़ा गुस्सा करते हैं, लेकिन यूएई का यहाँ पर क्या फोकस है कि सारा ब्लेम ईरान पर डालो। तो इसी वजह से हम एक रप्चर भी देख रहे हैं ये गल्फ के इत्तेहाद के अंदर। ओपेक का जो टूटना, ये भी इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि सारी इक्वेशंस चेंज हो गई हैं। और जिस तरह ईरान ने यहाँ पर इफेक्टिव डिप्लोमेसी की है, डिप्लोमेसी का स्कोप बढ़ाया है, पाकिस्तान को शामिल किया है, ओमान को शामिल किया है, रूस और चाइना से सपोर्ट लिया, और अभी रिसेंटली इनके फॉरेन मिनिस्टर चाइना में मौजूद थे। ईरान ने यहाँ पर इस सारे मामले को हल्का नहीं लिया, बल्कि सीरियस तरीके से उसने इकदाम किए हैं, चाहे मिलिट्री ऑपरेशंस हो, फॉरेन पॉलिसी हो या डिप्लोमेसी हो। ईरान सीरियस लेता गया है। और जैसे अमेरिका के एक एनालिस्ट ने कहा था, जो हमने इस वीडियो में देखा था, कि हमारे लिए ये जंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बहुत दूर बैठे हैं, हम किसी भी वक्त निकल सकते हैं। ईरानियंस के लिए ये सर्वाइवल की जंग है और वो इसको बहुत सीरियस ले रहे हैं, उनके लिए ये मजाक नहीं है। इसलिए हमने देखा कि इस बेसलेस वॉर को ईरान ने काउंटर करने के लिए हर तरह का इकदाम किया, हर एक के पास गया है। अभी इनके जो सदर हैं ईरान के, इनकी फ्रेंच सदर से बात हुई है, तो ईरान ने इस पूरे मामले में सबसे बातचीत की है और पूरे मामले के स्कोप को बढ़ाया है ईरान ने। और इस सारे मामले में जो सबसे बड़ी डिफीट हुई है वो इन गल्फ ममालिक को हुई है, जो परेशान है अपनी सिक्योरिटी को लेकर, जो परेशान है फ्यूचर को लेकर, जो अपनी इकोनॉमी को लेकर परेशान है। ये जो बड़े बड़े इन्होंने टावर्स बनाए हुए थे, अब ये सोच रहे हैं कि इनके अंदर कौन रहेगा। लोग यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, इनकी स्टेबिलिटी का जो इमेज था वो शैटर हो चुका है। डिफेंस इनके पास अपना है कोई नहीं, और इकोनॉमी रिसेशन का शिकार है। तो इस सिलसिले में क्या होगा कि जो मजबूत ममालिक हैं, जिनकी फाउंडेशंस मजबूत हैं, जैसे कि सऊदी अरब, वो इससे संभल जाएंगे। वो अपने अलायंसेस भी बड़े स्मार्ट तरीके से लेकर चल रहे हैं। और अभी भी हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब ने अमेरिका को रोका है प्रोजेक्ट फ्रीडम को एग्जीक्यूट करने से। तो सऊदी अरब यहाँ पर जिस तरह अपना अलायंस बना रहा है पाकिस्तान के साथ, तुर्की के साथ, इजिप्ट के साथ, तो ये चीज सऊदी अरब को सस्टेन रखेगी और एक बार फिर सऊदी अरब इस रीजन में एक टॉप प्लेयर के तौर पर इमर्ज होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? यूएई को, जो कि है भी वैसे ईरान के सामने और बहुत एक्सपोज है। ईरान के लिए सबसे आसान है इनको टारगेट करना और इनकी पोर्ट्स का ब्लॉकेट लगाना, जो हमने इस वीडियो में देखा था। जो ईरान ने कहा है कि अब आप फुजैरा से भी तेल नहीं निकाल सकते, लेकिन सऊदी अरब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा बाबुल मंडब स्ट्रेट का भी इस्तेमाल कर सकता है। सऊदी अरब के पास बहुत ऑप्शंस हैं, क्योंकि वहाँ डेप्थ है और वहाँ एक बुनियाद है, वहाँ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। सबसे ज्यादा मसला होगा कुवैत, बहरीन और यूएई को, और अगर इन्होंने दुरुस्त डिसीजंस ना लिए तो इनका मजीद डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा, जो सबसे ज्यादा इस वक्त यूएई में हो रहा है, क्योंकि सबसे ऊपर, सबसे हवा में भी यही लोग थे।
और इस वक्त जो एक पोटेंशियल डील की भी बात हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप तो पूरी तरह से बेकरार हैं कि डील हो जाए, ऑयल प्राइसेस कम हो और इनको कोई पॉलिटिकल फायदा हो, क्योंकि बड़ी बैशिंग हो चुकी है इनकी। ये तो हमेशा कहते थे कि मैंने लोगों के लिए इकोनॉमी में मदद करनी है, तो इस जंग ने, इस बेसलेस जंग ने तो कोई मदद नहीं की, सारे लताड़े हैं और सब कह रहे हैं कि आप ये इजराइल की वॉर में क्यों पड़े हो। कोई लॉजिक थी ही नहीं यहाँ पर। और मार्को रूबियो का सारे मजाक उड़ा रहे हैं कि आप कह रहे हो कि जंग से पहले वाली सिचुएशन को हमने रिस्टोर करना है, तो जंग स्टार्ट क्यों की थी फिर? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उस वक्त तो ईरान कंट्रोल नहीं कर रहा था, लेकिन अब कर रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने पुरानी स्टेज को रिस्टोर करना है, जो कि एक बेवकूफ़ी है डेफिनेटली। और इसमें जो कुछ स्ट्राइकिंग इश्यूज़ हैं न्यूक्लियर के हवाले से, अब ईरान कह रहा है कि न्यूक्लियर पर बात नहीं होगी, ये जब डील साइन हो जाएगी उसके बाद हम बात करेंगे। अभी बात होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर, कंपनसेशन के ऊपर, ईरान को जो नुकसान हुआ है उसको कैसे पूरा करना है। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूरी ली जाए कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा और ईरान के जो फ्रीज एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज किया जाए, जो पैसा इनका $20 बिलियन से ज़ायद है यूएस फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, उसको वापस दिया जाए और ईरान पर से सैंक्शंस हटाई जाएं। और ईरान ने इसके बदले कहा है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ नहीं जाएंगे, हम पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को परसू करते रहेंगे। 3.67 की जो लिमिट 2015 की डील में लगाई थी ईरान पर कि इससे ज़्यादा ये एनरिच नहीं कर सकता यूरेनियम को, उस पर हम कर सकते हैं, लेकिन इस पर डिटेल में बात कब होगी? जब डील हो जाएगी नेक्स्ट फेज में। तो ये जो नुकसानात हुए हैं, ये जो तबाही हुई है अमेरिकन बेसिस की और ये जो स्ट्रेटेजिक डिफीट हुई है, ईरान इसको देख रहा है। ईरान ऑब्वियसली, ईरान ने खुद ये सब कुछ किया है, तो ईरान इसलिए एक कॉन्फिडेंस में है कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। और इसलिए हमने देखा था 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले कि किस तरह इन्होंने टॉक्स को रिजेक्ट किया था और एक अपर हैंड हासिल किया था, मतलब अमेरिका के थ्रेट्स में नहीं आया, क्योंकि अंदर खाते ईरान जानता था कि अमेरिका के साथ क्या हुआ है, लेकिन दुनिया वो नहीं जानती थी इतनी डिटेल में जो अब दुनिया जान गई है। लेकिन हम ये सारे फैक्ट्स आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करते जा रहे थे। यूएस बेसिस की तबाही हो या ईरान को इनके दोस्तों की सपोर्ट हो या ईरान का डिसेंट्रलाइज्ड डिफेंस सिस्टम हो और ईरान की डेप्थ जो इनकी ज्योग्राफी इनको देती है और इनका कैरेक्टर। हमने पहले कहा था कि ईरान को हराना इतना आसान नहीं होगा और ये हम 2 साल से कह रहे थे। और ये भी कि ईरान पर जो इन्होंने नेवल ब्लॉकेड लगाई हुई है, ये ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ईरान पुराना पापी है सैंक्शंस को इवेड करने के हवाले से। 40 साल से उन्होंने सस्टेन किया और बड़े बेहतर तरीके से सस्टेन किया है। वो रूस, चाइना, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, तुर्की, इन सब को कनेक्ट करते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के भी रास्ते उनके पास हैं। तो ईरान को, ईरान की ज्योग्राफी इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है और इनका डिफेंसिव सिस्टम इनको फ़ायदा देता है और ईरान का जो प्राइड है, हिस्ट्री और इनका जो करैक्टर है, वो इनको फ़ायदा देता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से ईरान अब एक नई अथॉरिटी बनाने पर काम कर रहा है, पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी, जिससे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इलाके को कंट्रोल करेगा और एक टोल टैक्स लेगा कश्तियों से और इस इलाके में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ ईरान का ये मौक़िफ़ है कि जब हमारे दुश्मन का कोई पता नहीं कि वो किसी भी टाइम अटैक कर सकता है, तो ये हमारा राइट है इस इलाके को मिलिटरीली कंट्रोल करना। तो एक और स्ट्रेटेजिक डिफीट अमेरिका और उसके एलाइज के लिए कि पहले जो इनकी मिलिट्री प्रेजेंस उतनी ज़्यादा नहीं थी, वो भी अब बढ़ जाएगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान किसी भी वक्त चोक कर सकता है। ईरान इस रीजन की सुपर पावर बनकर इमर्ज हो चुका है, जिससे पंगा लेने से पहले कोई भी 100 बार सोचेगा। गल्फ कंट्रीज के पास तो ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रिस्पॉन्ड कर सके ईरान को। ईरान ने यहाँ यूएस और इजराइल को पीछे धकेला है, तो नो डाउट नए सिस्टम में ईरान एक सुपर पावर होगा मिडल ईस्ट का, और हो सकता है कि गल्फ के साथ कोई नया ताल्लुक कायम हो इनका, जिसमें सिक्योरिटी ताल्लुकात भी हो सकते हैं। और आप अंदाजा लगाएं कि यूएस के लिए कितने डिजास्टर की बात है कि उनकी पसपाई हुई है और ईरान का राइज हुआ है। और ईरान ने यह भी कह दिया कि हमारी पोर्ट्स अब सपोर्ट करेंगी इन फंसी हुई कश्तियों को जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हैं, हम अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। यानी ईरान यहाँ पर अब एक चौधरी का किरदार अदा करना शुरू हो गया है। और जो सबसे बड़ी ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन्स थी, ईरान का कंट्रोल उन पर मजीद मजबूत हो चुका है। अमेरिका का इस रीजन में कम होता हुआ इन्फ्लुएंस इजराइल के लिए भी एक बहुत बुरी खबर है कि उसके दोस्त को मार पड़ी है जो हमेशा इनको सपोर्ट करता आया है, और इस शिकस्त से वो सपोर्ट भी अंडरमाइन होगी और शायद इजराइल भी अपनी लिमिट में वापस आए।
हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में नियर फ्यूचर में आप इस रीजन के हवाले से क्या सिनेरियो देख रहे हैं। क्या अमेरिका कम बैक करेगा या इस रिपोर्ट के मुताबिक अब अमेरिकन बेसिस का उस तरह फाल होना इस रीजन में बहुत मुश्किल है। क्या अमेरिका वॉरशिप्स वगैरह के जरिए इन समंदरों में अपनी प्रेजेंस कायम रखेगा और इजराइल में अपनी प्रेजेंस बढ़ाएगा, या अमेरिका ओवरऑल रिट्रीट के मूड में है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की असल ख्वाहिश भी थी कि मिडिल ईस्ट में हमारा कोई किरदार नहीं बनता। आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।